आज हम लोग कक्षा 11वीं में हाइड्रोजन वाले चैप्टर में आगे देखेंगे मृदु एवं कठोर जल के बारे में। तो वाटर पढ़ लिए थे हम लोग, उसके बाद देखे थे हेवी वाटर, उसके बाद आज देखना है सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। तो सॉफ्ट वाटर को मृदु जल भी कहा जाता है हिंदी में, और जो हार्ड वाटर रहता है उसको कठोर जल भी कहते हैं। तो इन दोनों के बारे में डिटेल से इनकी बनाने की विधि के बारे में देखेंगे। तो जो प्राकृतिक जल है, प्रकृति में जो जल पाया जाता है उसमें कई प्रकार के लवण, खनिज लवण घुले हुए मात्रा में पाए जाते हैं। और साबुन के विलयन के प्रति जो जल का व्यवहार है, माने जल मृदु होगा कि कठोर होगा, उसको साबुन के प्रति जल के व्यवहार के द्वारा उसको बताया गया है। तो दो भागों में इसको बांटते हैं जल को। तो पहला आता है मृदु जल या सॉफ्ट वाटर, और दूसरा आएगा कठोर जल या फिर हार्ड वाटर। तो जो सॉफ्ट वाटर है वह साबुन के साथ, माने कि जल में, सॉफ्ट वाटर में जब साबुन का उपयोग करेंगे हम लोग कपड़ा धोने के लिए या फिर डिटर्जेंट का उपयोग करेंगे, तो वह साबुन के साथ क्या होगा, सरलता के साथ झाग उत्पन्न करता है। माने बहुत ज़्यादा झाग निकलेगा और सरलता के साथ आसानी से उसमें का गंदगी झाग निकल करके साफ हो जाएगा। तो जिस जल में साबुन के साथ सरलता से झाग निकल जाता है वह मृदु जल कहलाता है। तो जो मृदु जल का उदाहरण है उसमें आश्रित जल या फिर वर्षा का जल इसके सामान्य उदाहरण आते हैं। आश्रित जल कहने का मतलब है किसी पानी को जिसमें झाग नहीं दे रहा है उसको गर्म करेंगे, जब गर्म करेंगे तो वाष्पन होगा, उस दिन देखे थे वाष्पन, उसके बाद उसमें संघनन होगा जब ढक्कन लगाएंगे तो उस प्रकार से वाष्पन और संघनन से गुजरे हुए जो पानी रहता है उसमें खनिज लवण की मात्रा कम रहती है, क्योंकि उसको उबालते हैं तो देखना नीचे में व्हाइट कलर का जम जाता है बर्तन में जब कठोर वाटर रहेगा तो इस प्रकार से आश्रित जल या फिर वर्षा का जो जल रहता है, जो डायरेक्ट वर्षा के जल को इकट्ठा करते हैं, वह जल मृदु जल के अंतर्गत आता है। अगला आता है, दूसरा है कठोर जल या फिर हार्ड वाटर। तो कठोर जल वह रहेगा जो साबुन के साथ सरलता से झाग उत्पन्न नहीं करता है, इस जल को कठोर जल कहा जाता है। और समुद्र का जल या फिर नदियों में जो जल पाया जाता है, उसी प्रकार से भूमि के अंदर, माने कि बोर या बोरिंग में जो भूमि के अंदर का जल बाहर निकलता है वह भूमि के अंदर का जल कठोर जल के उदाहरण में आएगा। अब देखते हैं जल की कठोरता का कारण। तो जो जल है वो तो हार्ड रहता है, ये पता चला, क्योंकि साबुन के साथ झाग उत्पन्न नहीं करता है। तो कठोर रहता है, उसका कारण क्या है, उसकी कठोरता का कारण क्या है, इसके बारे में देखते हैं। तो जो जल रहता है, चाहे वो नदी का हो, समुद्र का हो या भूमि के अंदर का जल हो, उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड, सल्फेट, बाइसल्फेट, ये सब लवण के रूप में जल में घुले हुए मात्रा में पाए जाते हैं। मैदान से और चट्टानों से जो जल प्राप्त होता है वह नदी के रूप में बहते हुए समुद्र तक आता है। तो बहते हुए बहाव के कारण समुद्र से मिलने से पहले विभिन्न जगहों में बहते हुए नदी समुद्र तक पहुंचती है। तो बहाव के कारण जो है ये जल क्या होते हैं, जल में जो भी खनिज लवण रहते हैं वो एकत्रित हो जाते हैं और घुलित अवस्था में पाए जाते हैं। और कठोर जल जो है साबुन के साथ, जिसके कारण इन सब आयनों के कारण, माने सल्फेट आयन, बाइकार्बोनेट आयन, कार्बोनेट आयन, क्लोराइड, ये सब उसमें पाए जाते हैं, जिसके कारण वो झाग उत्पन्न नहीं करता है। अब हो गया कठोर जल जो है झाग नहीं बनाता है, इसके बारे में केमिस्ट्री के लैंग्वेज में बताया है समीकरण के द्वारा कि क्यों वो झाग नहीं बनाता है। तो सबसे पहले देखेंगे साबुन। साबुन का जो सूत्र होता है, उच्चतर वसाम्ल के सोडियम या फिर पोटेशियम लवण रहते हैं। जो साबुन का सामान्य सूत्र होता है वो होता है RCOONA या फिर होता है RCOOK। तो यह के माने पोटेशियम, यह सोडियम। तो यह जो वसी अम्ल है RCOO, वसी अम्ल के सोडियम या फिर पोटेशियम लवण को साबुन कहा जाता है। तो इसको जब जल में विलय करते हैं तो ये क्या हो जाता है, साधारण साबुन जल में विलय हो जाता है। अब जो है इसमें अगर हम लोग
साबुन का उदाहरण देखेंगे तो R का मतलब यहाँ पे C17H35 COO माइनस हो सकता है या फिर C17H31 COO माइनस होता है। ये जो दोनों R है ये दो प्रकार से हो सकता है, तो C17H31 या फिर C17H35। R का मतलब इतना हो सकता है। तो जो सोडियम स्टेरेट है, अगर इसमें C17H31 को डालेंगे तो इसका नाम हो जाता है पामीटेट आयन, और जो स्टेरेट है उसमें रहता है C17H35। तो यहाँ पे ये है स्टेरेट और ये है पामीटेट। तो C17H35 COO माइनस को बोलेंगे स्टेरेट और C17H31 COO माइनस आयन को बोलेंगे पामीटेट आयन। तो ये दोनों है। उसके बाद एक और आता है C17H33 COO माइनस, जिसको ओलिएट कहा जाता है। तो ये साबुन जो है, साबुन को कठोर जल में मिलाते हैं हम लोग, तो क्या होगा उसमें उपस्थित कठोरता के आयन माने कि कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन जो कठोर जल में पाए जाएंगे वो विस्थापित हो जाएंगे और अम्ल का कैल्शियम या मैग्नीशियम लवण के रूप में यहाँ पे अवक्षेपण हो जाता है। तो अगर हम लोग साबुन को देखेंगे तो C17H31 COO Na, यहाँ पे Na है तो Na प्लस आयन के रूप में टूटेगा। लेकिन जब इस साबुन को कठोर जल में घोलेंगे तो जल में कौन सा आयन रहता है? कैल्शियम आयन Ca2+ आयन। तो इसका जब दो अणु लेंगे तो यहाँ से दो सोडियम हट जाएगा और इसकी जगह में यह कैल्शियम इसमें जाकर के जुड़ जाता है। तो ये क्या हो जाएगा? C17H31 COO यहाँ पे ट्वाइस और Ca। इस प्रकार से कठोर जल के साथ जो साबुन है जाकर के नया यौगिक का निर्माण करता है, जिसके कारण उसमें झाग की मात्रा कम होती है और साबुन का सोडियम या पोटेशियम आयन कैल्शियम आयन के द्वारा विस्थापित हो जाता है। यहाँ पे इस कैल्शियम की जगह मैग्नीशियम आयन भी आकर के जुड़ सकता है, तब भी उसमें झाग देने की क्षमता कम हो जाएगी पानी में। अब देखते हैं जल की कठोरता के प्रकार, ये तो हो गया उसका कारण। अब देखते हैं जल की कठोरता के प्रकार। तो प्रकार में दो प्रकार की कठोरता पाई जाती है। पहला है अस्थायी कठोरता और दूसरा है स्थायी कठोरता। तो जो अस्थायी कठोरता है उसमें जल में पाए जाने वाला कैल्शियम और मैग्नीशियम के जो बाइकार्बोनेट हैं उनकी उपस्थिति के कारण पाई जाती है। तो जब बाइकार्बोनेट उपस्थित रहेगा जल में कैल्शियम और मैग्नीशियम के, तो वहाँ पे अस्थायी कठोरता पाई जाती है। और जब जल को उबालते हैं तो उसमें का जो बाइकार्बोनेट है नीचे सफ़ेद सफ़ेद जल की तली में जम जाता है और अस्थायी कठोरता को दूर किया जा सकता है। दूसरा है स्थायी कठोरता या फिर परमानेंट हार्डनेस। तो जो स्थायी कठोरता है वह जल में पाए जाने वाले कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्लोराइड और उनके सल्फेट की उपस्थिति के कारण पाया जाता है। तो जब जल को उबालेंगे फिर भी यह कठोरता दूर नहीं होती है, माने कि यह स्थायी रूप से जल में हमेशा के लिए पाया जाता है। तो दो प्रकार की कठोरता रहती है। अगला देखते हैं कि जल की कठोरता को दूर करना या फिर कठोर जल का मृदुकरण करना। अब एक है कठोर जल, एक है सॉफ्ट जल या सॉफ्ट वाटर, जिसको मृदु जल कहते हैं। तो जो कठोर जल है उसको सॉफ्ट जल में परिवर्तित करने की विधियों के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो उसमें जो है अस्थायी कठोरता को दूर करना, पहला जो उसका प्रक्रम है उसमें आता है अस्थायी कठोरता को दूर करना। तो इसके अंतर्गत आता है उबाल कर। तो जल को हम लोग क्या करेंगे? उबालेंगे। तो उबाल करके अस्थायी कठोरता को दूर कर सकते हैं। तो उबालते हैं तो जो भी जल में बाइकार्बोनेट आयन रहेगा, बाइकार्बोनेट लवण रहेगा, वो क्या हो जाता है?
कार्बोनेट लवण के रूप में परिवर्तित हो जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है, जिसके कारण जो कठोर जल है मृदु जल के रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे बाइकार्बोनेट आयन को CaHCO3 ट्वाइस, ये कैल्शियम का बाइकार्बोनेट है। इसको जब हम लोग उबालेंगे, यहाँ पे क्या करेंगे, बॉईल करेंगे या फिर उबालेंगे, तो ये किसमें चेंज हो जाएगा। पहला तो यहाँ से बनेगा CaCO3 प्लस CO2 प्लस H2O। तो यहाँ का जो ये बाइकार्बोनेट था, HCO3 को बाइकार्बोनेट बोलते हैं और CO3 को कार्बोनेट बोलते हैं। तो बाइकार्बोनेट कार्बोनेट में चेंज हो गया। उसके बाद यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस के रूप में बाहर निकल के उड़ जाती है। उसके बाद जो H2O जल बचता है, यही मृदु जल के रूप में हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से उबाल करके हम लोग बाइकार्बोनेट से कार्बोनेट बना करके मृदु जल प्राप्त करते हैं। यहाँ पे जो कैल्शियम है, इसकी जगह मैग्नीशियम भी हो सकता है। अगर मैग्नीशियम होगा तो ये जो समीकरण है Mg इस प्रकार से हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद दूसरा देखते हैं बुझा चूना मिला करके। तो जो क्लार्क की विधि है, इसके द्वारा अस्थायी कठोरता को बुझा हुआ चूना मिला करके दूर करते हैं। तो क्या करेंगे, जो मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट है उसमें बुझा हुआ चूना मिलाएंगे। पहले उबाले थे, बॉईल किए थे, अब यही है मैग्नीशियम का बाइकार्बोनेट, इसमें बुझा हुआ चूना को मिलाएंगे। तो जो बुझा हुआ चूना का सूत्र होता है CaOH ट्वाइस, यह है बुझा हुआ चूना का सूत्र। इसको मैग्नीशियम या फिर कैल्शियम के बाइकार्बोनेट के साथ मिलाते हैं। जब इनको मिलाएंगे तो एक तो बनेगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, दूसरा बनता है कैल्शियम कार्बोनेट, उसके साथ बनेगा जल का अणु। इन सब में रिएक्शन होगा तो यहाँ पे बनेगा MgCO3 प्लस CaCO3 प्लस H2O का दो अणु मिलेगा। तो इस मैग्नीशियम और कार्बोनेट से बन जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट, इस कैल्शियम और कार्बोनेट से बनेगा कैल्शियम कार्बोनेट, और यहाँ से जल का दो अणु मिलता है जो कि मृदु जल के रूप में प्राप्त होगा। तो यह हो गई दूसरी विधि। अब देखते हैं स्थायी कठोरता को दूर करने की विधि। तो ये तो पहला था अस्थायी कठोरता दूर करना। अब दूसरा देखेंगे स्थायी कठोरता को दूर करने की विधि। तो इसमें दिया गया है धावन सोडा द्वारा। जो धावन सोडा है उसका सूत्र होता है Na2CO3। Na2CO3 ये धावन सोडा का मतलब है कपड़े धोने का सोडा। तो जो धावन सोडा है, इसको जब कैल्शियम क्लोराइड माने कि CaCl2, जिसके कारण जल में स्थायी कठोरता पाया जाता है, इसके साथ जब मिलाएंगे धावन सोडा को, तो यहाँ से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और NaCl बनेगा। यहाँ से बनेगा CaCO3 प्लस NaCl। तो इस प्रकार से यहाँ भी कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा और जो कैल्शियम का क्लोराइड था ये कार्बोनेट में चेंज हो जाएगा, जिसके कारण यहाँ पे अवक्षेप प्राप्त होगा। तो ये जो कैल्शियम कार्बोनेट है, ये भी ये जैसे पानी है, इसकी तली में यहाँ पे ये जम जाएगा और पानी को मृदु करने के रूप में सहायता करेगा। अगला है कैल्गन प्रक्रम। कैल्गन जो प्रक्रम रहता है, इस विधि में कठोर जल को माने कि जो कठोर जल रहेगा उसको कैल्गन के विधि के द्वारा जब उसको क्या करते हैं, मृदु जल के रूप में प्राप्त करते हैं, तो इसमें इस विधि के जो प्रक्रम है उसमें सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट, जो सोडियम पॉलीमेटाफॉस्फेट रहता है उसके साथ कठोर जल को अभिकृत करते हैं। और उसके लिए कैल्गन, जिसका सूत्र होता है NaPO3N, NaPO3N, यह है कैल्गन का सूत्र।
प्रक्रम। तो इस विधि में जो ये n है, n का मतलब 1000 से होता है। n बराबर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1000। इसको जब है सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट के रूप में व्यक्त किया जाता है। और कठोर जल में जो उपस्थित आयन है जैसे कि कैल्शियम आयन, मैग्नीशियम आयन, उनके साथ उनको घुलनशील जटिल आयन के रूप में प्राप्त करते हैं। तो ये हो गई ये जो विधि है, इसके द्वारा कैल्शियम के सल्फेट को किसके साथ? सोडियम हेक्सामेटाफॉस्फेट के साथ क्रिया कराएंगे। उसके बाद यहाँ से इस प्रक्रम में कठोर जल से मृदु जल प्राप्त किया जाता है। उसके बाद आते हैं अगली विधि जिसमें है आयन विनिमय विधि। तो आयन विनिमय विधि में दो प्रकार के आयन विनिमय का प्रयोग किया जाता है। पहला है अकार्बनिक आयन विनिमय विधि और दूसरा रहेगा कार्बनिक आयन विनिमय विधि। तो जो पहला है अकार्बनिक आयन विनिमय विधि, इस विधि को परम्यूटेड विधि भी कहा जाता है। तो जो परम्यूटेड विधि है, इसमें देखते हैं कि परम्यूटेड जो शब्द है वह जियोलाइट श्रेणी का एक प्रकार का यौगिक है। जियोलाइट एक यौगिक है, उसी श्रेणी का अगला नहीं, माने कि उसी श्रेणी का जो यौगिक है वो कहलाता है परम्यूटेड। और यह जल से संयोजित माने कि जल योजित सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है। और यहाँ पे इसका सूत्र हो जाएगा Na2Al2Si2 Na2Al2Si2O8। ये हो गया। अब इसमें जल का अणु क्या रहेगा? संयुग्मित अवस्था में H2O के रूप में इसमें जुड़ा हुआ रहता है। तो इसका नाम है सोडियम एल्यूमिनियम, उसके बाद सिलिकेट, और इसमें जल का अणु जुड़ा हुआ है इसलिए इसका नाम हो जाएगा जलयोजित सोडियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। इसका जब है यहाँ पे जो 1 से का मान दिया है, इसकी संख्या परिवर्तित होकर के कम ज्यादा हो सकती है, माने परिवर्तनशील रहती है। तो इस विधि में जल के मृदुकरण के लिए एक इस प्रकार से उपकरण का उपयोग किया जाता है। इस उपकरण में क्या करते हैं, इधर से कठोर जल को डाला जाता है। ये जो नली दिख रही है वहां से कठोर जल को डालेंगे और इसके नीचे में इस जो पात्र है इसके नीचे में रेत का बहुत मोटा सा लेयर यहाँ पे लगाए रहते हैं। ये जो लेयर दिख रहा है ना, ये रेत की मोटी परत रहती है। यहाँ से कठोर जल को अंदर डाला जाता है। डालने के बाद यहाँ पे जो और यहाँ से डालते हैं NaCl के विलयन को। तो यहाँ से आ जाएगा NaCl का विलयन और यहाँ से आएगा हार्ड वाटर। इधर से इसको डालेंगे, इधर से NaCl के विलयन को डालेंगे। जब डालते हैं तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे जो ये परम्यूटेड है इसको यहाँ पे रहेगा, माने कि ये जो गैप दिख रहा है इसमें रहता है परम्यूटेड। उसके बाद इसमें देखते हैं कि ऊपर चढ़ता हुआ कठोर जल, यहाँ से जब लाएंगे तो यहाँ गिरेगा पहला नली से आकर के कठोर जल, इसके बाद यहाँ से फिर ऊपर उठेगा कठोर जल और ये जो यहाँ से नली दिख रहा है जो भी उसमें लवण रहेगा उसके अपशिष्ट को यहाँ से बाहर निकाल लिया जाता है। ये जो नल जैसे दिख रहा है नली, यहाँ से बाहर निकलेगा अपशिष्ट पदार्थ और जो भी सॉफ्ट वाटर है माने कि इस कठोर जल से जो मृदु जल बनेगा उसको इस वाली नली से बाहर निकाल लेंगे। तो यह विधि कहलाती है जल के मृदुकरण की परम्यूटेड की विधि या परम्यूटेड प्रक्रम। यह हो गया उसका क्रिया विधि। और उसमें देखते हैं कि इसमें जो सोडियम का जियोलाइट है जिसका सूत्र होता है Na2Z, इसको MCl2 माने कि कैल्शियम या मैग्नीशियम के क्लोराइड के साथ जब रिएक्शन कराते हैं तो इसमें कैल्शियम जियोलाइट का निर्माण होता है और NaCl बनता है। अब देखते हैं कि परम्यूटेड विधि के लाभ। तो इस विधि का उपयोग स्थायी तथा अस्थायी
दोनों प्रकार की कठोरता को दूर करने के लिए किया जाता है और इस पूरी प्रक्रिया में NaCl का उपयोग होता है। इसलिए यह एक सस्ती प्रकार की विधि है। यहाँ से NaCl डाला जाता है, माने कि NaCl का यहाँ पे उपयोग किया जाता है, इसलिए इस विधि को आसानी से सरलता से सस्ता रूप में कर सकते हैं। दूसरा विधि आता है कृत्रिम रेजिन विधि या फिर कार्बनिक आयन विलायक विधि। तो इसको है कार्बनिक आयन विनिमय विधि जो देखे थे वो इसी विधि को बोलते हैं और इसमें कठोर जल का मृदुकरण करने के लिए यहाँ पे जल की कठोरता वाले धन जो परम्यूटेड विधि है अभी जो देखे हैं ये वाली विधि, ये केवल क्या करेगा, जल की कठोरता वाले धन आयन को ही दूर करता है। लेकिन अगर जल में अम्लीय समूह जैसे कि COOH या फिर SO3H इस प्रकार से रहते हैं तो उनको दूर नहीं कर सकता, इसलिए उसकी जगह में इस विधि का उपयोग किया जाता है। और यहाँ पे जो है OH तथा NH2 जैसे हाइड्रोकार्बन के फ्रेम को ऋण आयन विनिमय रेजिन कहा जाता है, माने कि ऋण आयन वाला जो आयन रहेगा उनके द्वारा विनिमय यहाँ पे करते हैं, इसलिए इसको ऋण आयन विनिमय रेजिन भी कहते हैं। इसमें जो OH माइनस आयन है उसको रेजिन के रूप में व्यक्त किया जाता है। इसमें देखते हैं कि दूर करने के लिए दो ठो पात्र लिया जाता है और यहाँ इसमें जो यहाँ ऊपर जो दिख रहा है ये विधि हो गई कंप्लीट। यहाँ से हम लोग इस बार नली से कठोर जल को इसमें इनपुट कराएंगे। जब कठोर जल को इसमें डालेंगे उसके बाद पुनः निर्माण हेतु यहाँ पे जो HCl है ये रहेगा हार्ड वाटर, यहाँ से डलेगा। यहाँ पे जो HCl को पुनः निर्माण हेतु इसमें HCl को डाला जाता है और उसके बाद देखते हैं कि धन आयन विनिमय का जो रेजिन है, जो भी रेजिन रहेगा जिसमें धन आयन रहेगा उसको यहाँ पे बीच में लिया जाता है और यहाँ से HCl डाला जाता है। उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसके निचले पात्र में यहाँ पे बहुत सारा कंकड़ को परत के रूप में यहाँ बिछा रहते हैं। अब यहाँ से जो हार्ड वाटर आएगा तो हार्ड वाटर आता है तो उसमें का जो भी अपशिष्ट पदार्थ रहता है इस कंकड़ में जमा होगा और अपशिष्ट पदार्थ को यहाँ से बाहर निकाल लेंगे। अब यहाँ से देखते हैं कि अपशिष्ट पदार्थ बाहर निकल जाएगा। उसके बाद जो मृदु जल जो है कठोर जल का बचा हुआ भाग इस नली से बाहर निकलेगा और इस तीर के निशान से होता हुआ यहाँ पे आएगा। तो यहाँ से जो HCl डाला हुआ था इसका H+ और Cl- आयन और SO4 2- आयन ये सब आयन से गुजरता हुआ मृदु जल इस वाले पात्र में आता है। तो यहाँ पे क्या करते हैं NaOH या सोडियम हाइड्रोक्साइड जो रहता है NaOH को यहाँ पे पुनः निर्माण हेतु डाला जाता है। तो यहाँ से जल होता हुआ यहाँ पे आएगा। उसके बाद क्या होगा, ऋण आयन विनिमय रेजिन को यहाँ पे भी रखा जाता है। इस वाले पात्र में हम लोग क्या किए थे, धन आयन वाले विनिमय रेजिन को रखे थे और इसमें ऋण आयन वाले विनिमय रेजिन को रखेंगे। उसके बाद यहाँ से जो भी रहेगा अपशिष्ट पदार्थ उसको इस वाली नली से बाहर निकाल देंगे और यहाँ से जो सॉफ्ट वाटर है यहाँ से हमको प्राप्त हो जाएगा। तो इस प्रकार से इस विधि में क्या करते हैं, कार्बनिक आयन विनिमय की विधि द्वारा यहाँ पे धन आयन का विनिमय होगा, यहाँ पे ऋण आयन का विनिमय होगा और इस पूरे प्रक्रम से जो हार्ड वाटर डाले थे यहाँ से वह सॉफ्ट वाटर बन के यहाँ से बाहर निकलेगा। तो ये जो विधि है कहलाती है क्या, कार्बनिक आयन विनिमय विधि। उसके बाद देखेंगे यह विधि यहाँ पे कंप्लीट होती है। यहाँ पे उन सब अभिक्रिया को दिया हुआ है जिसमें जो कैल्शियम है वो पहले क्या रहेगा, क्लोराइड आयन के रूप में रहता है। माने कि CaCl2 जो है ये दो भागों में टूटेगा तो Ca2+
प्लस 2Cl माइनस आयन देगा। यहाँ का जो HCl है H प्लस और Cl माइनस आयन के रूप में टूटेगा। उसके बाद देखते हैं कि अगर कैल्शियम का सल्फेट कहीं पे पाया जा रहा है CaSO4 तो यह किस रूप में टूटेगा, Ca2 प्लस आयन और SO4 2 माइनस आयन के रूप में टूटता है। उसके बाद देखेंगे कि जो NaOH है, यहाँ पे जो NaOH लिए थे NaOH ये दो भागों में टूटेगा, Na प्लस और OH माइनस आयन। तो इसका जो Cl माइनस है और इसमें का Na प्लस आयन है ये बन जाता है यहाँ से NaCl। और इस प्रकार से इन सब में धन आयन और ऋण आयन जहाँ जहाँ पे भी पाए जाएंगे उनको यहाँ पे धन आयन के रूप में और यहाँ पे ऋण आयन रेजिन के रूप में विनिमय की प्रक्रिया के द्वारा यहाँ से हार्ड वाटर को सॉफ्ट वाटर के रूप में बदला जाता है। तो ये हो गया हार्ड और सॉफ्ट वाटर यहाँ पे कंप्लीट। इसके बाद हम लोग अगली क्लास में देखेंगे हाइड्रोजन पेरोक्साइड के बारे में। अभी के लिए बस यहीं तक।